हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम 11th अकाउंट्स के चैप्टर 1 पे है, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 करने वाले हैं, जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन 1, रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज इनकम। रेवेन्यू से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो रेवेन्यू होता है उसे हम इनकम कहते हैं। क्वेश्चन 2, excess of gross profit over operating expense is dash। अभी ये क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पर ये क्वेश्चन गलत है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट इनकम यानी कि ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग वहां पे पोस्ट करते हैं और उससे जो मिलता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इन अदर वर्ड्स उसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के बजाय यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। ऑपरेटिंग इनकम ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिर्फ इनकम ओवर एक्सपेंस होता तो हम प्रॉफिट लिखते। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम लिखा है, ऑपरेटिंग इनकम ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। और इनकम में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों भी माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से दोनों टाइप के एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे तो हम लोग को नेट मिलता है नेट प्रॉफिट, जो P&L अकाउंट में मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहां पे क्वेश्चन चाहिए था ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन 3, an expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as dash। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स होते हैं, ये पता होने चाहिए, तो ही इसका आंसर आप लिख सकोगे। कौन से 3 टाइप्स है? रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट झट से हो जाता है, इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी हम करते हैं, रोज रोज प्लांट एंड मशीनरी नहीं ना परचेज करते हैं, रोज रोज गाड़ी व्हीकल वगैरह नहीं परचेज करते, सो दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है, और इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है और इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। कैपिटल जो फिक्स एसेट हम लोग परचेज करते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ उसी साल में नहीं होता, उसका बेनिफिट अगले 5 साल 10 साल बहुत सारे साल उसका बेनिफिट होता है। एक बार बिल्डिंग खरीदी तो उसका बेनिफिट हम लोग को सिर्फ यही साल में नहीं मिलने वाला है, तो अगले कई साल 40-50 ईयर्स तक मिलने वाला है। सो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, फ्यूचर में भी बेनिफिट है, करेक्ट? सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये बेसिकली रेवेन्यू ही है, लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ लिमिटेड पीरियड में ना होके उसका भी बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में भी मिलता है। यहाँ पे एसेट क्रिएट नहीं होता है, ये भी नॉन रिकरिंग इन नेचर है। हम ऐसे एक्सपेंस कभी कभी करते तो भी इसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म होते हैं, 2 to 5 ईयर्स का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोज रोज का एडवर्टाइजिंग होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम कुछ बड़ा लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारा हैवी एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टाइजमेंट पे, और इसका बेनिफिट सिर्फ अभी के सेल्स पे नहीं होने वाला है, इसका बेनिफिट आगे के 3 साल 5 साल तक होने वाला है। सो दैट काइंड ऑफ हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर सिर्फ 1 साल के लिए नहीं किया होता है, वो एक्सपेंडिचर सपोज 5 साल का बेनिफिट होने वाला है तो 5 साल में डिवाइड करके वो एक्सपेंस डिवाइड किया होता है। एक्सपेंस आज किया होता है लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है। सो दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सवाल में पूछा क्या है? बेसिकली रेवेन्यू नेचर में है बट बेनिफिट इज नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू हो गया। ये बेसिकली रेवेन्यू नेचर का है और इसका बेनिफिट 1 ईयर में
एग्जॉस्ट नहीं होता है, एग्जॉस्ट मतलब खत्म नहीं होता है, इसका मोर देन 1 ईयर में बेनिफिट होता है. सो द आंसर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Deferred revenue expenditure. Question 4. The amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale is dash. हमने पढ़ा था कि सेलर दो टाइप्स के डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हमें कैटलॉग प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस पे मिलता है, और कैश डिस्काउंट हम जब पेमेंट करते हैं तब हमें ये कैश डिस्काउंट मिलता है. तो यहाँ पे पूछा क्या है, द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस आ गया, तो द आंसर विल बी ट्रेड डिस्काउंट. ये डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट करते हैं. लास्ट क्वेश्चन. अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज डैश. अभी एक बिजनेस ओ कर रहा है टू अ पर्सन, उसकी उधारी है, उसको पर्सन को पैसे देने हैं, उसका मतलब ओज टू दैट पर्सन. फॉर व्हाट? फॉर गुड्स और सर्विसेज. तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? हम इस पर्सन को किस लिए लायबल है? हम इसको पैसे क्यों देना बाकी है? क्योंकि हमने इससे कुछ गुड्स परचेज किए थे या कुछ सर्विसेज लिए थे, तो उसका पेमेंट बाकी है. तो ऐसा कुछ है, तो ये पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर हो गया. क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट या सर्विसेज टेकन ऑन क्रेडिट, बराबर. तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गया. अगर कुछ पैसे बोरो किए होते पैसे लिए होते बैंक से वगैरह, तो वो हमारे लिए लेंडर होता. तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ बिजनेस ओ कर रहा है पर्सन को, तो क्रेडिटर मत लिख देना. किस चीज के लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए है, तो ही इज अ क्रेडिटर. सिर्फ बोरोइंग है, पैसे बोरो किए, वो सिर्फ रिटर्न करने, तो ही इज अ लेंडर. तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन द आंसर विल चेंज. ओके, तो यहाँ पे अपने चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस हो गए. मिलते हैं अगले वीडियो में.